गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। पिछले वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति शुरू की थी, उसके कारण किए थे। आज हम लेंगे घटनाएं। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत, सबसे पहले एस्टेट्स जनरल, उसका चुनाव एवं अधिवेशन। लुई 16वें के आदेश से 1789 के प्रारंभ में एस्टेट्स जनरल के तीनों सदनों के प्रतिनिधियों के सार्वजनिक चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में फ्रांस के लगभग 60 लाख लोगों ने मतदान किया। तृतीय एस्टेट के लोगों ने बड़े उत्साह से सुधार की आशा में मतदान किया था, लेकिन जैसा कि मैजनीज एवं एप्पल ने लिखा है, राजा न तो सुधार की उम्मीद ही करता था और न ही चाहता ही था। उसकी मंशा सिर्फ अपने रिक्त खजाने को भरना था। 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। लुई 16वें ने सभा को संबोधित करते हुए अपने संक्षिप्त भाषण में ये कहा कि वह राज्य की वित्तीय व्यवस्था को सुधारना चाहता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महासभा की घोषणा 17 जून 1789। अंत में प्रथम दोनों एस्टेट्स की हठधर्मिता से परेशान होकर 17 जून 1789 को तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने सदन को राष्ट्रीय महासभा घोषित कर दिया। नेक्स्ट है टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789। तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय महासभा की घोषणा से लुई 16वां बहुत नाराज़ हुआ। इस घोषणा के 3 दिन बाद 20 जून 1789 को जब तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधि एस्टेट्स जनरल के सभा स्थल पर पहुंचे तो राजा के सैनिकों ने उनका रास्ता रोक दिया। तृतीय एस्टेट्स के प्रतिनिधि पास में ही एक ऐसे स्थल पर इकट्ठे हुए जो टेनिस कोर्ट के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। यहाँ उनका एक अभूतपूर्व सम्मेलन हुआ, जिसके अंत में उन्होंने एक शपथ ली जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। इस शपथ के द्वारा तृतीय एस्टेट के सभी प्रतिनिधियों ने एक प्रतिज्ञा की कि वे उस समय तक अलग नहीं होंगे जब तक कि राज्य का संविधान स्थापित नहीं हो जाता। टेनिस कोर्ट की शपथ राजा की निरंकुशता को एक चुनौती थी और जनता की प्रभुसत्ता की सर्वोपरिता की संकेत थी। टेनिस कोर्ट की शपथ से फ्रांस की क्रांति का वास्तविक आरंभ हो गया था। नेक्स्ट है बास्तील का पतन, 14 जुलाई 1789। वर्साय में तृतीय एस्टेट द्वारा राष्ट्रीय महासभा की घोषणा किए जाने से पेरिस के लोग भी उत्साहित थे। पेरिस में इस दौरान खाद्य पदार्थों, विशेषकर ब्रेड की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थीं। इससे पेरिस के लोग दुखी थे। 14 जुलाई 1789 को भीड़ की एक टुकड़ी ने पेरिस के पूर्व में स्थित बास्तील के शाही दुर्ग एवं जेल खाने पर आक्रमण कर दिया। बास्तील की यह गढ़ी एवं जेल खाना फ्रांस के बूर्बो राजवंश की निरंकुशता एवं अत्याचार का प्रतीक था। कुछ घंटों के रक्तपातपूर्ण युद्ध के बाद पेरिस की भीड़ ने बास्तील की गढ़ी पर कब्जा कर लिया। बास्तील के जेल खाने में बंद 7 कैदियों को छुड़ाकर इस जेल खाने की दीवारों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। बास्तील के शाही गवर्नर की हत्या कर दी गई। बास्तील का यह पतन फ्रांस की क्रांति के मार्ग में जन सामान्य द्वारा उठाया गया पहला उग्र एवं हिंसक प्रदर्शन था। बास्तील के पतन को फ्रांस एवं यूरोप में स्वतंत्रता की विजय के रूप में देखा गया। आज भी फ्रांस के निवासी बास्तील के पतन की तिथि 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है वर्साय की ओर महिलाओं का प्रयाण, अक्टूबर 1789। लुई और उसकी पत्नी मैरी एंटोइनेट तथा उसके सहयोगियों ने अभी उक्त परिवर्तनों को हृदय से स्वीकार नहीं किया था और वे अंदर ही अंदर क्रांतिकारियों के दमन का कोई रास्ता तलाश रहे थे। 1 अक्टूबर 1789 को वर्साय में फ्लैंडर्स से वहां आई नई शाही सैनिक टुकड़ी के सम्मान में एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इस जश्न में शराब के दौर हुए और शाही गीत गाए गए। उधर जश्न हो रहा था और इधर पेरिस की गरीब जनता भूख से बेहाल थी। उक्त घटनाओं के विरोध में 5 अक्टूबर को फ्रांस की गरीब महिलाओं का एक जुलूस, जो भूख एवं क्रोध से उन्मुक्त था, हाथों में लाठियां और शस्त्र लिए हुए थे तथा रोटी 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 के नारे लगा रहे थे, पेरिस से वर्साय की ओर 12 मील की यात्रा पर रवाना हुआ। 6 अक्टूबर की सुबह को उस जुलूस ने वर्साय के प्रवेश द्वार तोड़ दिए। रानी मैरी एंटोइनेट के निजी महल में भी वे पहुंच गए। रानी भागकर राजा के महल में छिप गई और राजा अपने महल की बैल्कनी में भीड़ के समक्ष प्रकट हुआ और उसने उनके भोजन की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया।
राजा एवं रानी सहित राज परिवार के 8 सदस्यों को एक गाड़ी में बैठाकर महिलाओं का यह जुलूस पुनः पेरिस के लिए रवाना हुआ। पेरिस में लाकर लुई को ट्यूलेरिस के महल में रख दिया गया और अब वह वस्तुतः पेरिस की सरकार का कैदी था। अक्टूबर 1789 में पेरिस नई सरकार एवं क्रांति का केंद्र बन गया। अब हम लेंगे फ्रांस की क्रांति, प्रगति और उसके विभिन्न चरण। तो पहला चरण ले रहे हैं क्रांति का प्रथम चरण, राष्ट्रीय महासभा 1789 से 1791 और फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। राष्ट्रीय महासभा, जिसे संविधानी सभा भी कहा जाता है, ने फ्रांस में क्रांतिकारी परिवर्तन की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जो इस प्रकार से थे। पहला, सामंतवाद, दास प्रथा एवं विशेष अधिकारों की समाप्ति। 4 अगस्त 1789 की रात्रि को राष्ट्रीय महासभा ने लगभग 30 प्रस्ताव पारित कर फ्रांस में सामंतवाद, दास प्रथा और सामाजिक वर्गों के विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी। दूसरा, मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा। राष्ट्रीय महासभा का एक दूसरा महान कार्य था व्यक्तिगत अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की औपचारिक घोषणा। इस प्रपत्र को नाम दिया गया मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा। स्वतंत्रता, व्यक्तिगत संपत्ति, सुरक्षा तथा अत्याचारों का विरोध, ये मनुष्य के नैसर्गिक अधिकार हैं। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनुष्य के बेशकीमती अधिकारों में से एक है। यह प्रजातांत्रिक एवं गणतंत्रवादी विचारों के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज था। तीसरा, फ्रांस में प्रशासनिक एकरूपता एवं स्थानीय स्वशासन की स्थापना। राष्ट्रीय महासभा ने एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी किया कि पुरातन व्यवस्था में प्रचलित फ्रांस के पेचीदा और उलझे हुए प्रशासनिक विभाजन के स्तर पर एक नवीन एकात्मक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की। चौथा, राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ीकरण। राष्ट्रीय भावना की आकस्मिक तेजस्विता फ्रांस की क्रांति की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। राष्ट्रीय महासभा ने फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना को और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय सैनिक सेवा तथा राष्ट्रभक्ति के उत्सव इसी दिशा में के प्रयास थे। नेक्स्ट है वित्तीय संकट का समाधान। राष्ट्रीय महासभा का एक कार्य फ्रांस को आर्थिक दिवालियेपन की स्थिति से उबारना था। यह बिना किसी विशेष व्यवस्था के संभव नहीं था। राष्ट्रीय महासभा ने देखा कि चर्च के अधीन फ्रांस की लगभग 1/5 भूमि है। राष्ट्रीय महासभा ने इस भूमि को जब्त कर अपने अधिकार में ले लिया और उसे सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया। इस कागजी मुद्रा के प्रचलन ने फ्रांस को तात्कालिक वित्तीय संकट से उबार लिया। नेक्स्ट था पादरी तंत्र का नागरिक संविधान 12 जुलाई 1790। राष्ट्रीय महासभा ने 12 जुलाई 1790 को पादरी तंत्र के नागरिक संविधान को लागू कर दिया, जिसके द्वारा फ्रांस के सभी धर्माधिकारी बिशप से लेकर यजमानी पुरोहित तक एक नागरिक संगठन के अंतर्गत ले लिए गए। तदनुसार उनका चुनाव अब जनता द्वारा किया जाएगा, उन्हें वेतन राज्य की ओर से मिलेगा और विदेशी पोप से उनका संबंध नाम मात्र का रह जाएगा। नेक्स्ट था फ्रांस का संविधान 1791। राष्ट्रीय महासभा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य यह था कि इसने फ्रांस के प्रथम लिखित संविधान का निर्माण किया और 1791 में उसे लागू कर दिया। इस संविधान पर राजा के हस्ताक्षर थे। ये यूरोप के किसी भी देश में अपनाए जाने वाला प्रथम लिखित संविधान था। नेक्स्ट दूसरा, क्रांति का दूसरा चरण, विधान निर्मात्री सभा 1791 से 92 एवं राष्ट्रीय सम्मेलन 1792 से 95 और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना। राष्ट्रीय महासभा द्वारा 1791 में लागू किए गए फ्रांस के संविधान के अनुसार फ्रांस में विधान निर्मात्री सभा के निर्माण के लिए चुनाव हुए और 1 अक्टूबर 1791 को इस विधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक हुई। राजनीतिक क्लबवाद। फ्रांस में राजनीतिक क्लबों की संस्कृति पनप रही थी। इनमें से उग्र सुधारवादियों के 2 क्लब महत्वपूर्ण थे, कार्डेलियर क्लब तथा जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब फ्रांस का एक अत्यंत लोकप्रिय क्लब था। इस क्लब का सबसे प्रभावशाली नेता रॉबेस्पियर था। विधान निर्मात्री सभा में एक और महत्वपूर्ण वर्ग था। इस वर्ग के लोगों को जिरोंडिस्ट कहा जाता था। ये लोग भी फ्रांस में गणतंत्रवाद की स्थापना के समर्थक थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सम्मेलन एवं फ्रांस का प्रथम गणतंत्र।
राष्ट्रीय सम्मेलन क्रांतिमय फ्रांस की तीसरी सभा थी जो 3 वर्ष तक अस्तित्व में रही। राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य दायित्व था फ्रांस के गणतंत्रात्मक संविधान का निर्माण, जिसकी आवश्यकता राजा के पदच्युत किए जाने के कारण पड़ी थी। राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा पारित पहला अधिनियम यह था कि फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति की जाती है। इसके बाद 22 सितंबर 1792 से फ्रांस में गणतंत्र के प्रथम वर्ष की गणना का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रकार फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई। नेक्स्ट है लुई 16वें को प्राणदंड। लुई 16वें पर फ्रांस के शत्रुओं से मिली भगत का गंभीर आरोप था। राष्ट्रीय सम्मेलन ने उस पर दिसंबर 1792 में मुकदमा चलाया और उसे सर्वसम्मति से दोषी पाया गया और मतदान के द्वारा बहुमत से उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। 1793 को पेरिस के एक सार्वजनिक चौराहे पर लुई 16वें का सिर गिलेटिन द्वारा धड़ से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है जैकोबिनों का वर्चस्व। राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत सत्ता पर अधिकार प्राप्ति के लिए जिरोंडिनों तथा जैकोबिनों के मध्य निरंतर संघर्ष चलता रहा था। जैकोबिन नेता मराठ राष्ट्रीय सम्मेलन का सदस्य था। विद्रोही सेनाओं ने ट्यूलेरिस के नियमित सभा स्थल पर राष्ट्रीय सम्मेलन को घेर लिया और उसके माध्यम से 29 जिरोंडिस्टों की गिरफ्तारी के आदेश जारी करवाए गए। जैकोबिनों ने पेरिस की कम्यून की सैनिक शक्ति के बल पर राष्ट्रीय सम्मेलन पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। 1793 में राष्ट्रीय सम्मेलन ने फ्रांस की सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति एक नागरिक सुरक्षा समिति को सौंप दी। इस समिति में प्रमुख जैकोबिन नेताओं दांते, रॉबेस्पिएरे, सेंट जस्ट तथा कार्नोट को रखा गया। इस समिति ने शीघ्र ही फ्रांस के सारे प्रशासनिक अधिकार अपने हाथ में ले लिए और अधिनायकवादी तरीके से कार्य करना आरंभ कर दिया। नेक्स्ट है आतंक का शासन। उपरोक्त समिति के माध्यम से जैकोबिन नेताओं ने फ्रांस में शीघ्र एवं निर्विघ्न गणतंत्र की स्थापना के कथित उद्देश्य की पृष्ठभूमि में अधिनायकवादी शैली में आतंक का शासन यानी द रेन ऑफ टेरर स्थापित कर दिया। आतंक के शासन के अंतर्गत जैकोबिन नेताओं ने राजतंत्रवादियों, जिरोंडिस्टों तथा गणतंत्र के प्रति अविश्वास रखने वाले संदेहास्पद व्यक्तियों को बड़ी भारी संख्या में क्रांतिकारी न्यायालय से मृत्युदंड दिलवाकर गिलेटिन के द्वारा मौत के घाट उतार दिया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा किए गए नव सृजनात्मक कार्य एवं प्रयोग। उसमें पहला था राष्ट्रीय सम्मेलन ने राष्ट्रीय महासभा द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। दूसरा, सम्मेलन ने फ्रांस के विविध क्षेत्रों में प्रचलित अनेक प्रकार के कानूनों को समाप्त करने की दिशा में तथा उनके स्थान पर एकात्मक विधि संहिता लागू करने की दिशा में अनेक सार्थक प्रयास किए। तीसरा, राष्ट्रीय सम्मेलन ने एक प्रबल राष्ट्रीय सेना के निर्माण की दृष्टि से फ्रांस के सभी स्वस्थ नागरिकों के लिए किसी न किसी रूप में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी। नेक्स्ट था, राष्ट्रीय सम्मेलन ने धर्म के क्षेत्र में कई अनूठे प्रयोग किए। फ्रांस में एक नवीन नास्तिकवादी धर्म विवेक शक्ति के धर्म यानी रिलीजन ऑफ रीजन को प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट था, राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना 1792 में मूलतः एक नए संविधान के निर्माण के उद्देश्य को लेकर की गई थी। इसने 1793 में एक संविधान का निर्माण किया, लेकिन फ्रांस की विदेशी युद्धों में संलग्नता एवं आतंक के शासन के कारण इस संविधान को लागू नहीं किया जा सका। आतंक के शासन की समाप्ति के बाद राष्ट्रीय सम्मेलन ने एक दूसरे संविधान का निर्माण किया और इसे सन 1795 में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति का तृतीय चरण, डायरेक्टरी या निर्देशक मंडल का शासन 1795 से 1799 और पतोन्मुख गणतंत्र। फ्रांस में डायरेक्टरी या निर्देशक मंडल का काल 1795 से 1799 फ्रांस के गणतंत्र का पतोन्मुखी काल था, जिसके अंतर्गत सरकार की अक्षमता, उसके बुर्जुआ रुझान तथा सैनिकवाद के उत्कर्ष के कारण फ्रांस की क्रांति की मूलभूत भावनाओं का स्वर मंद पड़ गया और 1799 में डायरेक्टरी के शासन की समाप्ति के बाद फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिक अधिनायकवाद की गिरफ्त में आ गया।
निर्देशक मंडल का कार्यकाल गुप्त योजनाओं एवं षड्यंत्रों का काल था। सरकार की वित्तीय कठिनाइयाँ भी बहुत बढ़ गई थीं और 1797 में सरकार ने आंशिक दिवालियेपन की स्थिति घोषित कर दी। बाहरी शक्तियों से युद्धों के क्षेत्र में निर्देशक मंडल ने अवश्य सफलताएं प्राप्त की, लेकिन इसने सैनिकवाद को बढ़ावा दिया। उपरोक्त परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के तानाशाही शासनकाल की शुरुआत हुई, जिसने आगे आने वाले 2 दशकों में यूरोप की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। नेपोलियन बोनापार्ट के काल में यद्यपि राष्ट्रवादी भावनाओं का बड़ा जबरदस्त उत्कर्ष हुआ, लेकिन क्रांति की मूलभूत भावना स्वतंत्रता का अवसान हो गया। तो ये थे क्रांति की शुरुआत और घटनाएं।